आमतौर पर ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक तरह की पूर्ण स्पष्टता की उम्मीद होती है। बिल्कुल। मतलब जैसे मान लीजिए हाथ की हड्डी टूटती है तो एक्सरे मशीन की स्क्रीन पर एक सफेद टेढ़ी लाइन दिख जाती है और डॉक्टर तुरंत इशारा करके कह देता है कि देखिए ये रही समस्या, एकदम साफ। सही कहा आपने। चिकित्सा विज्ञान या गणित में परिणाम अक्सर बाइनरी होते हैं, मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। हाँ और इस तरह की स्पष्टता से हमें एक तसल्ली मिलती है कि चलो समस्या पहचानी आ चुकी है। बिल्कुल। लेकिन जब हम शासन व्यवस्था या न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एग्जैक्टली। वहां चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हम एक ऐसे परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जो काफी धुंधला है, कारण एक के बाद एक कई परतों में छिपे होते हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी धुंधले एक्सरे को डिकोड करने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है आज का। हाँ, और हमारी शुरुआत होगी उस व्यवस्था से जिस पर पूरा लोकतंत्र टिका है। मेरा मतलब है चुनाव और प्रशासन की बुनियादी मशीनरी। और ये शुरुआत एकदम सटीक है, क्योंकि देखिए जब तक आधारभूत ढांचा पारदर्शी नहीं होगा तब तक ऊपर की नीतियां चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वे काम नहीं करेंगे। ये तो है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से ऑनलाइन सेल्फ मैपिंग की अनुमति मांगी है, जो इसी बुनियादी ढांचे को सुधारने की बहुत बड़ी कोशिश है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। वे 2002 की पुरानी मतदाता सूची से आज के मतदाताओं का मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं, तो क्या ये पुराने फोन के कॉन्टैक्ट्स को एक एक करके मैनुअली नए फोन में टाइप करने जैसा नहीं है, जबकि आज हमारे पास सब कुछ क्लाउड से सीधे सिंक करने की सुविधा मौजूद है? बिल्कुल, आपकी ये एनालॉजियां एकदम फिट बैठती है। दरअसल मुख्य समस्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगतियों की है। अच्छा, वो कैसे? होता यह है कि अगर 2002 की सूची में किसी व्यक्ति के पिता का नाम राम कुमार लिखा था और आज की सूची में सिर्फ राम है, तो सिस्टम के लिए ये एक विसंगति बन जाती है। ओह, समझ रही हूँ। तो एक छोटे से टाइपो की वजह से दिक्कत आ जाती है। हाँ, और ऐसे छोटे छोटे तकनीकी अंतरों के कारण एक वैध मतदाता का नाम भी सूची से कट सकता है। इसलिए ऑनलाइन सेल्फ मैपिंग राष्ट्रीय जनगणना के मॉडल पर काम करेगी। मतलब लोग खुद अपना डेटा वेरीफाई कर पाएंगे। एग्जैक्टली। इसमें मतदाता खुद एक सुरक्षित पोर्टल पर जाकर अपने परिवार के डिजिटल डेटा को प्रमाणित कर सकेंगे। तकनीक इस मैनुअल झंझट को खत्म करके पूरी प्रक्रिया को तेज बना सकती है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ डेटा जमा करने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हो रहा है। बिल्कुल। और जब हम अधिकारों और जवाबदेही की बात करते हैं ना, तो संसद की आंतरिक कार्य प्रणाली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। अभी लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। हाँ, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लोक लेखा समिति यानी पीएससी का अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को बनाया जाना। पीएससी हमेशा चर्चा में रहती है। इसका इतना महत्व क्यों है? इस कदम का महत्व इस बात में छिपा है कि पीएससी केवल एक साधारण समिति नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र में सरकार की वित्तीय जवाबदेही तय करने का सबसे बड़ा उपकरण है। मतलब टैक्स पेयर्स का पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं? बिल्कुल। सरकार जो टैक्स का पैसा खर्च कर रही है, क्या वो सही नीतियों पर और पूरी ईमानदारी से खर्च हो रहा है? ये समिति एक तरह से ऑडिटर्स का भी ऑडिट करती है। शासन में पारदर्शिता लाने का ये एक बहुत सशक्त तरीका है। लेकिन देखिए, शासन की पहुंच और गति को बदलने वाला एक और बहुत बड़ा कदम न्यायपालिका में उठाया गया है। आप सिक्किम की बात कर रही हैं ना? हाँ, बिल्कुल। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सिक्किम को देश की पहली पेपरलेस स्टेट जुडिशरी घोषित किया है। मतलब पूरी तरह से कागज रहित। ये एक ऐतिहासिक कदम है। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही, क्या पेपरलेस होने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोर्ट रूम में अब कागज की फाइलें नहीं होंगी और सब कुछ स्क्रीन पर होगा? इसमें इतना क्रांतिकारी क्या है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, सतह पर देखने से लगता है कि बस फाइलों को स्कैन करके पीडीएफ बना दिया गया है, लेकिन असल तंत्र कुछ और है। अच्छा। सिक्किम की भौगोलिक स्थिति को समझिए। वहाँ अक्सर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रास्ते हफ्तों तक बंद रहते हैं। हाँ, पहाड़ी इलाका है। हाँ, ऐसे में अगर किसी सुदूर गांव के व्यक्ति को जमानत की अर्जी लगानी हो तो खराब मौसम के कारण वो अदालत पहुंच ही नहीं पाता था। ये भौगोलिक बाधा सीधे तौर पर न्याय मिलने में देरी का कारण बनती थी। ओह, तो डिजिटल होने से ये भौगोलिक दूरी खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। डिजिटल न्यायपालिका का मतलब है कि अब वकील दूर दराज के इलाकों से ई फाइलिंग कर सकते हैं और सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है।
इसका मतलब न्याय अब किसी इमारत की चारदीवारी और मौसम की दया पर निर्भर नहीं है। ये न्याय तक पहुंच को वास्तव में लोकतांत्रिक बना रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब न्याय और नागरिक अधिकारों की बात चली रही है, तो अदालतों के कुछ हालिया फैसलों ने नागरिक स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच के संतुलन को फिर से परिभाषित किया है। हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का हालिया फैसला इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जी, एक मामले में अदालत ने बहुत स्पष्ट कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना कोई अपराध नहीं है। यहाँ हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से एक संवैधानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ कानूनी पहलू पर बात कर रहे हैं। जब अदालत ये कहती है कि वैचारिक मतभेद होना अपराध की श्रेणी में नहीं आता, तो वो वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उस मूल ढांचे की रक्षा कर रही है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। और ऐसा ही एक रुख सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाया ना। पवन खेड़ा मामले में अग्रिम जमानत देते हुए अदालत ने बहुत अहम टिप्पणी की। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डाला जा सकता। यानी आर्टिकल 21 की बात हो रही है यहाँ। बिल्कुल। संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वो सर्वोपरि है। इन दोनों फैसलों में एक समान धागा है। वो क्या? यही कि न्यायपालिका राज्य की शक्तियों के खिलाफ नागरिकों के लिए एक ढाल का काम कर रही है। ये स्थापित करता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल राजनीतिक स्कोर बराबर करने के लिए नहीं किया जा सकता। सही बात है, लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा जटिल हो जाता है ना। एक तरफ अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ढाल बन रही हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक और मादक पदार्थों के गंभीर अपराधों से निपटने के लिए जांच एजेंसियों की शक्तियां लगातार बढ़ रही हैं। हाँ, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए। बिल्कुल। एएसजीएस वी राजू का बयान था कि अगर कोई प्रेडिकेट ऑफेंस में बरी भी हो जाए, तब भी प्रवर्तन निदेशालय या ईडी जांच जारी रख सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगर मैं इसके पीछे के तंत्र को समझने की कोशिश करूं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय अपराध एक बहुत गहराई तक फैली हुई खरपतवार की तरह है? ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। इसे इसी तरह समझते हैं। मतलब अगर मूल अपराध जैसे रिश्वत लेना या गबन करना उस खरपतवार का फूल है जिसे जांच एजेंसी ने उखाड़ दिया है, तो भी उस अपराध से कमाया गया पैसा जमीन के नीचे फैली जड़ों की तरह है जो पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। बिल्कुल। तो क्या ईडी ये तर्क दे रही है कि फूल टूटने के बाद भी जड़ों को खोदकर निकालना जरूरी है? आपने प्रेडिकेट ऑफेंस और पीएमएलए के बीच के जटिल संबंध को बहुत ही सरलता से डिकोड कर दिया। देखिए, प्रेडिकेट ऑफेंस वो प्राथमिक अपराध है जहां से कालाधन पैदा हुआ। अब तक ये माना जाता था कि अगर अदालत में ये साबित नहीं हो पाया कि प्राथमिक अपराध हुआ है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी अपने आप गिर जाना चाहिए। लॉजिकल तो यही लगता है। लेकिन एजेंसियों का तर्क है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग अपने आप में एक अलग और स्वतंत्र अपराध है, इसलिए जांच बंद नहीं की जा सकती। बाप रे, ये तो काफी सख्त नियम है। और जब हम अपराध की जड़ों की बात कर रहे हैं, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक इसका एक और पहलू दिखाता है। हाँ, मुंबई में जो भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई हैं। जी, 1745 करोड़ रुपए मूल्य की 349 किलोग्राम कोकेन पकड़ी गई है। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ था। और देखिए, ऐसे ऑपरेशनों के लिए महीनों की खुफिया निगरानी, फोन टैपिंग और सर्विलांस की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए एजेंसियों को ताकत चाहिए। एग्जैक्टली। राज्य को जब ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले खतरों का सामना करना पड़ता है, तो वो अपनी एजेंसियों को और अधिक अधिकार देना चाहता है। यही वो तनाव है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ व्यक्तिगत निजता और स्वतंत्रता है, और दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा मशीनरी। बिल्कुल सही। और राज्य की इस सुरक्षा मशीनरी को चलाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो है अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से चलना। अगर हम आर्थिक इंजन की बात करें, तो आंकड़े काफी कुछ बयां कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े काफी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं हाल ही में। हाँ, अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 2.43 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि ये भी बताया गया है कि इसमें काफी बड़ा हिस्सा आयात आधारित राजस्व का है। और ये गौर करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आयात आधारित राजस्व का मतलब है कि देश में बाहरी सामानों की खपत बढ़ रही है। ये अर्थव्यवस्था में मांग होने का संकेत तो है, लेकिन नीति निर्माता हमेशा ये चाहते हैं कि घरेलू उत्पादन से आने वाले जीएसटी में वृद्धि हो। क्योंकि वही असली औद्योगिक विकास को दर्शाता है ना। बिल्कुल।
अर्थव्यवस्था के इसी परिदृश्य में ना एक बहुत ही रोचक कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाया गया है। आरबीआई ने 2025-26 के दौरान 168 मीट्रिक टन सोना भारत वापस मंगाया है, जो पहले यूके में रखा हुआ था। हाँ, सोने का रिपेट्रिएशन। सोने का इस तरह से अचानक स्वदेश वापसी करना क्या सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? आजकल डी-डॉलराइजेशन जैसा शब्द बार-बार सामने आ रहा है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये वैश्विक भू राजनीति में आए अविश्वास का सीधा परिणाम है। दशकों से दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड या अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सुरक्षित वॉल्ट्स में रखते आए हैं। हाँ, ऐसा ही होता आया है। लेकिन जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ ना, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अपनी मुद्रा यानी डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया। तो इससे बाकी देशों में डर बैठ गया बिल्कुल। इसने पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंकों को एक स्पष्ट संदेश दिया कि अगर आप डॉलर पर बहुत ज्यादा निर्भर है या आपका सोना विदेशों में है, तो संकट के समय आपके अपने संसाधन ही आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। डी-डॉलराइजेशन डॉलर के इसी एकाधिकार को तोड़ने की प्रक्रिया है। आरबीआई द्वारा सोने को अपने घरेलू वॉल्ट्स में वापस लाना एक बहुत बड़ा आर्थिक रक्षात्मक कदम है। ये तो काफी दूर की सोच है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि चाहे वैश्विक कूटनीति में कुछ भी हो, भारत का अंतिम रिजर्व उसके अपने नियंत्रण में पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षा की इसी भावना को अगर हम विदेश में काम कर रहे भारतीयों के नजरिए से देखें, तो रेमिटेंस के मोर्चे पर भी एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। हाँ, रेमिटेंस के पैटर्न बदल रहे हैं। खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस का हिस्सा 47% से गिरकर अब 38% हो गया है। इसके बावजूद आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता का कहना है कि रेमिटेंस कुल मिलाकर स्थिर है। जी। इसे मैं एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह देखती हूँ। अगर आपका पैसा सिर्फ एक कंपनी के शेयर में लगा है और वो डूब जाए तो आप बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर पैसा अलग-अलग सेक्टर्स में बटा हो तो एक जगह का नुकसान दूसरी जगह से कवर हो जाता है। ये रेमिटेंस की बदलती प्रकृति की एकदम सही व्याख्या है। देखिए, पहले भारतीय प्रवासी मुख्य रूप से खाड़ी देशों में निर्माण और ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए जाते थे। सही बात है। अगर तेल की कीमतें गिरती थीं, तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती थी और भारत आने वाला पैसा सीधे तौर पर प्रभावित होता था। लेकिन आज भारतीय दुनिया भर में फैले हैं। हाँ, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में आईटी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे व्हाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसलिए अगर खाड़ी देशों से पैसा कम भी होता है, तो पश्चिमी देशों से आने वाला पैसा उस अंतर को पाट देता है। तो ये तो बात हुई मैक्रो इकोनॉमी की। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे और कॉर्पोरेट नियमों की बात करते हैं, तो इनगवन का हालिया मामला सामने आता है। हाँ, टाटा सन्स वाला मामला। जी, यह एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है जिसने आरबीआई से सिफारिश की है कि वो टाटा सन्स की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी या सीआईसी स्थिति को रद्द करने की याचिका खारिज कर दे। ये पूरा मामला काफी तकनीकी लग रहा है। ये स्केल बेस्ड रेगुलेटरी या एसबीआर फ्रेमवर्क आखिर है क्या, और टाटा जैसी विशाल कंपनी इससे बाहर क्यों निकलना चाहती है? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, जो कंपनियों को उनके आकार और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव के हिसाब से अलग-अलग लेयर्स में बांटता है। अच्छा। टाटा सन्स को अपर लेयर में रखा गया है। नियम ये कहता है कि अगर आप अपर लेयर में हैं, तो आपको एक तय समय के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना पड़ेगा। और कोई भी कंपनी जो शेयर बाजार में लिस्ट होती है, उसे अपने हर वित्तीय फैसले की जानकारी जनता और बाजार नियामक यानी सेबी को देनी पड़ती है। बिल्कुल। यानी टाटा सन्स को उस कड़े नियंत्रण और सार्वजनिक स्क्रूटनी का सामना करना पड़ेगा जिससे वे बचना चाहते हैं। एग्जैक्टली। टाटा सन्स एक निजी कंपनी की तरह काम करना पसंद करती है, जहां निर्णय लेने की आज़ादी ज़्यादा होती है। इसीलिए उन्होंने अपना सारा स्टैंड अलोन कर्ज चुका दिया, ताकि वह यह तर्क दे सकें कि अब वे एक छोटी कंपनी की तरह हैं। और उन्हें अपर लेयर से हटा दिया जाए। जी। लेकिन इनगवन का तर्क है कि टाटा सन्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो पूरे टाटा इकोसिस्टम का केंद्र है, जिसमें टीसीएस और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों में लगभग 1.2 करोड़ आम शेयरधारक हैं। बाप रे, इतनी बड़ी संख्या! हाँ, इसलिए इतने बड़े ढांचे को बिना कड़ी विनियामक निगरानी के छोड़ना पूरे बाजार के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कॉर्पोरेट नियंत्रण और सार्वजनिक पारदर्शिता के बीच की ये रस्साकशी वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल है। अच्छा, कॉर्पोरेट नियमों से आगे बढ़कर
अगर हम भौतिक बुनियादी ढांचे यानी हमारी सड़कों की बात करें तो वहां भी तकनीक एक बड़ा बदलाव ला रही है। अब मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल की बात कर रही है ना? हाँ, गुजरात के 84 टोल प्लाजा पर भारत का पहला बैरियरलेस मल्टी लेन फ्री फ्लो या MLFF टोल सिस्टम शुरू हो गया है। मैं इसके मैकेनिज्म को समझना चाहती हूँ। देखिए, ये हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य है। अभी तक फास्टैग होने के बावजूद गाड़ियों को टोल प्लाजा पर बूम बैरियर के खुलने का इंतजार करना पड़ता था। हाँ, वो लंबा जाम लग जाता है। MLFF टेक्निक में कोई भौतिक बैरियर नहीं होता। गाड़ियां अपनी सामान्य गति से हाईवे से गुजर जाती हैं। ऊपर लगे हाई रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा और RFID स्कैनर्स पलक झपकते ही फास्टैग को रीड कर लेते हैं और पैसा कट जाता है। लेकिन भारत में तो जुगाड़ आम बात है ना। अगर कोई बिना पैसे चुकाए या बिना फास्टैग के ही तेजी से निकल जाए तो क्या होगा? हाँ, उसके लिए सिस्टम में कड़े नियम जोड़े गए हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स की मदद से कैमरे उस गाड़ी को ट्रैक कर लेंगे और वाहन मालिक को दुगना जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे वाह, ये सही है। ये व्यवस्था न सिर्फ जाम खत्म करती है बल्कि ईंधन की भी भारी बचत करती है। और ईंधन की बचत का सीधा संबंध हमारे पर्यावरण से है। वैसे सड़कों को बनाने के तरीके में भी हरित तकनीकों का प्रवेश हो रहा है। हाँ, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काफी नई तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। जी, MCD सड़कों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें इकोफिक्स, रेजुपेव और MSS+ जैसी चीजें शामिल है। इन तकनीकों का मूल सिद्धांत कोल्ड मिक्स है। कोल्ड मिक्स वो क्या होता है? पारंपरिक तरीके में ना अलकतरा या बिटुमिन को बहुत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। वो जो काला धुआं निकलता है सड़क बनते समय। बिल्कुल। इन नई तकनीकों में रसायनों का उपयोग करके ठंडे तापमान पर ही सड़कों का निर्माण और मरम्मत की जा सकती है। ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर है बल्कि इसकी उम्र भी ज्यादा होती है। ये तो बहुत ही इनोवेटिव है। लेकिन देखिए, विकास और पर्यावरण का ये रिश्ता हमेशा इतना सीधा और सकारात्मक नहीं होता। जब हम 81,000 करोड़ रुपए के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये विकास और पारिस्थितिकी के बीच के गहरे तनाव को सामने लाता है। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक तरफ पर्यावरणविदों की चिंताएं हैं और दूसरी तरफ सरकार का अपना पक्ष है। दोनों पहलू क्या कहते हैं? हम यहाँ निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों के तथ्य रखते हैं। विपक्ष और पर्यावरणविदों की मुख्य चिंता यह है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से वहां के घने जंगलों और अद्वितीय जैव विविधता को अपूरणीय क्षति होगी। और वहां के जो आदिवासी समुदाय हैं, जी, शुम्पिन जैसी अत्यंत संवेदनशील जनजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसके जवाब में सरकार ने तथ्य सामने रखे हैं कि परियोजना के लिए 73.07 वर्ग किलोमीटर जमीन को डीनोटिफाई किया गया है। और इसके बदले में कुछ किया गया है? हाँ, संतुलन बनाने के लिए 76.98 वर्ग किलोमीटर जमीन को आदिवासी रिजर्व में जोड़ा भी गया है। सरकार का स्पष्ट तर्क है कि ये क्षेत्र भारत की समुद्री सुरक्षा और लुक ईस्ट नीति के लिए रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि इस बुनियादी ढांचे का निर्माण टाला नहीं जा सकता। यानी सामरिक जरूरतें बनाम पारिस्थितिक तंत्र। और वैसे भी हम पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे बदलावों के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। 16वें वित्त आयोग के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश रखी गई है कि हीट वेव यानी लू को अब अधिसूचित आपदा माना जाना चाहिए। यह नीतिगत स्तर पर एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। अब तक लू को एक स्थानीय मौसमी घटना माना जाता था। तो इसे आपदा घोषित करने से क्या फायदा होगा? इसे अधिसूचित आपदा घोषित करने का मैकेनिज्म यह है कि अब राज्यों को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से सीधे वित्तीय मदद मिल सकेगी। अच्छा, तो फंड्स रिलीज हो पाएंगे आसानी से? हाँ, इससे हीट एक्शन प्लान लागू करने, कूलिंग सेंटर्स बनाने और हीट वेव से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का रास्ता साफ होगा। यह इस बात की आधिकारिक स्वीकृति है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का खतरा नहीं बल्कि वर्तमान की एक आपदा है। बहुत सही कहा आपने। जलवायु और बुनियादी ढांचे की ये चर्चा ना हमें कूटनीति के वैश्विक मंच पर ले जाती है, क्योंकि आज कोई भी देश अलग थलग रहकर विकास नहीं कर सकता। बिल्कुल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में एक मुक्त व्यापार समझौते या FTA की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं, जिसमें $20 अरब के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जोर दिया गया है। इस समझौते की सबसे खास बात यह है
कि ये केवल आयात शुल्क कम करने वाले पारंपरिक मॉडल से आगे बढ़ रहा है। वो कैसे? भारत का लक्ष्य अब सिर्फ सामान बेचना नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक वैल्यू चेन्स का एक अभिन्न हिस्सा बनना है। एफडीआई पर जोर देने का मतलब है कि तकनीक और विनिर्माण इकाइयां भारत में आएंगी, जो लंबी अवधि के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। और अपनी सीमाओं के आसपास की कूटनीति देखें तो वहाँ बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। अब बांग्लादेश वाले मामले की बात कर रही हैं। हाँ, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के कुछ बयानों को लेकर राजनयिक विवाद खड़ा हुआ था, जिससे पड़ोसी देश बांग्लादेश नाराज हो गया था। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली और ढाका के बीच पूर्ण स्तर पर वीजा सेवाओं की बहाली के प्रयास जारी हैं। ये साबित करता है कि परिपक्व कूटनीति में राजनयिक बयानबाजी और आर्थिक या सामाजिक हकीकत को अलग-अलग रखा जाता है। देशों के रिश्ते बयानों से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। बिल्कुल। भारत और बांग्लादेश के बीच चिकित्सा, पर्यटन और पारिवारिक संबंध इतने गहरे हैं कि कूटनीतिक तनाव के बावजूद दोनों देश इन बुनियादी सेवाओं को लंबे समय तक रोककर नहीं रख सकते। हाँ, और हाल ही में भारत ने ढाका को डीजल की आपूर्ति भी जारी रखी ना? जी, ये प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी के नाम पर जो खबर मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, वो है जापान का कदम। जापान ने अपने हथियार निर्यात नियमों में ढील दी है और इसका सीधा असर यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर पड़ सकता है। ये काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। मेरी उलझन ये है कि जापान तो दशकों से एक घोषित शांतिवादी देश रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उन्होंने हथियारों के निर्यात से खुद को पूरी तरह दूर रखा। फिर अचानक ये नियम क्यों बदले जा रहे हैं? देखिए, ये अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके बीच कई सालों से बोए जा रहे थे। जब दुनिया का भू राजनीतिक परिदृश्य बदलता है, तो देशों को अपनी नीतियां बदलनी ही पड़ती हैं। तो जापान की मुख्य चिंता क्या है? जापान अपने पड़ोस में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव और उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों से गहरी सामरिक असुरक्षा महसूस कर रहा है। ओह, तो ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, नियमों में इस ढील के तहत जापान अपने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका को निर्यात कर सकेगा, ताकि अमेरिका अपने भंडार से यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रख सके। ये एक सीधा संकेत है कि जापान अब वैश्विक सुरक्षा ढांचे में एक सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। तो आज के इस विस्तृत और गहन अध्ययन को अगर हम एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करें, तो हम क्या देखते हैं? हम एक ऐसे तंत्र को देखते हैं जो लगातार खुद को रीइन्वेंट कर रहा है। सिक्किम की वादियों में इंटरनेट के जरिए न्याय पहुंच रहा है, हाईवे पे बिना रुके टोल कट रहा है और कागजी मतदाता सूचियों की जगह डिजिटल प्रमाणीकरण ले रहा है। ये सब प्रशासन में अभूतपूर्व गति ला रहे हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर सोने की स्वदेश वापसी हो या नए व्यापार समझौते, राज्य अपनी आर्थिक और रणनीतिक सीमाओं को और मजबूत कर रहा है। यानी तकनीक और नीतियां मिलकर शासन की हर उस बाधा को दूर कर रही हैं जो पहले एक मजबूरी मानी जाती थी। सही कहा। लेकिन देखिए, इन सब बातों के बीच एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जिस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। वो क्या? आज तकनीक, चाहे वो ऑनलाइन सेल्फ मैपिंग हो, बैरियरलेस टोल सिस्टम हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हमारी प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्थाओं का नियंत्रण अपने हाथों में ले रही हैं। लेकिन जब फैसले सिर्फ एल्गोरिदम और डेटा के आधार पर होने लगेंगे, तो क्या मशीनें कभी मानव विवेक और नैतिक जवाबदेही की जगह ले पाएंगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या पूर्ण डिजिटलाइजेशन वास्तव में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करेगा, या फिर भविष्य में इंसान सिर्फ एक डिजिटल डेटा पॉइंट बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा विचार है जो इस धुंधले एक्सरे के बीच हमारे भविष्य की सबसे साफ तस्वीर उकेर सकता है। श्रोताओं के सोचने के लिए ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। जी, इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।